हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोग बोर्ड मॉडल के लिए जो क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन ले रखा है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं वो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में भेज जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पे ही बेस्ड है, जो कि बहुत ज़्यादा चांस होता है एग्ज़ाम में रिपीट करने का। इसका मतलब ये है कि मतलब जो भी कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो उन सारे कंसेप्ट पे ज़्यादा चांस होता है कि एग्ज़ाम में उन्हीं कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी कंसेप्ट पे आएगा, और भी कंसेप्ट पे आएगा। तो धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, उन सारे कंसेप्ट को हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी में जनरली क्वेश्चन जो पूछता है वो दो तरीके से पूछता है। एक तो सिंपल इलेक्ट्रिसिटी में कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से पूछता है, और उसमें रेजिस्टेंस फाइंड, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए दे देगा। सपोज सर्किट में आपको करंट फाइंड करने के लिए देगा, एमीटर लगा दे देगा, वोल्ट मीटर लगा देगा, ठीक है। उसके बाद उसमें रीडिंग फाइंड करने को देता है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये होता है कि उसमें हम लोगों को एनर्जी कंजप्शन का केस होता है। जैसे सपोज मान लिया कि कोई मान हीटर 1 घंटे में कितना एनर्जी खप यूज़ कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है, वो एनर्जी निकालने को देता है, या फिर उसके हिसाब से उसका प्राइसिंग होता है, वो प्राइसिंग भी बोल देता है निकालने को। जैसे हम लोग के घर में जो जो भी मीटर लगे हुए होते हैं, तो मंथली हम लोग पे करते हैं, तो वो पे कितना हुआ, एक मंथ में कितना यूनिट खर्च हुआ, कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, उसके हिसाब से हम लोग को पे करना होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मीटर रीडिंग के हिसाब से पे करना होता है। तो उस पर भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग वन बाई वन करेंगे। तो आज हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, जिसमें कुछ क्वेश्चन बल्ब से भी होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कौन सा बल्ब कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है या कम ग्लो कर रहा है, या फिर बल्ब जो ब्रेक करने का कंडीशन भी होता है वो भी हम लोग देखेंगे तो समय के साथ, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, 6 7 8 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग देखेंगे कंसेप्ट के थ्रू कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। और इनफैक्ट इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, तो जो सिमिलर क्वेश्चन आएंगे या सिमिलर कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे तो वो आपके लिए इजीली सॉल्वेबल हो जाए, बहुत आसानी से आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो पिक किया है उसमें लिखा हुआ है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है, सो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो डैट द कम्बिनेशन हैज़ रेजिस्टेंस। फर्स्ट में दिया हुआ है 9 ओम हो जाए, और सेकंड में दिया हुआ है कि 4 ओम हो जाए। मतलब 3 रजिस्टर दिया हुआ है क्वेश्चन में, और 3 रजिस्टर में बोला है कि तीनों का इक्वल रेजिस्टेंस है, यानी 6 ओम 6 ओम और 6 ओम। और बोला है कि कैसा कम्बिनेशन करेंगे कि एक केस में तीनों का जो रिजल्टेंट है, या फिर हम रेजिस्टेंस के केस में बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है, वो फर्स्ट केस में 9 ओम है और सेकंड केस में 4 ओम है। तो हम लोग जानते हैं कि 3 3 रेजिस्टेंस है, तो 6 ओम है, 6 ओम है और 6 ओम है, और कम्बिनेशन दो ही टाइप का होता है, या तो एक सीरीज कम्बिनेशन होगा या फिर पैरेलल कम्बिनेशन होगा। हम लोग को ये भी पता है कि सीरीज कम्बिनेशन में जब भी रेजिस्टेंस होता है तो उसमें रेजिस्टेंस का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज करता है, यानी बढ़ता है। जबकि हम लोग उसी रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में जोड़ते जाते हैं, तो पैरेलल में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो इनिशियल रेजिस्टेंस, यानी जो पहले वाला रेजिस्टेंस होता है उससे कम होता है। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, 9 लाना है, और यहाँ पे हमको 6 6 ओम का है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि एक 6 ओम का लाते हैं और दो 6 ओम को अगर पैरेलल में ले लेते हैं, तो हम लोग को पता है कि अगर दो 6 6 ओम का रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में देंगे तो उसका इक्विवेलेंट आता है 3 ओम। जैसे अगर पैरेलल में डालेंगे तो 6 × 6 डिवाइडेड बाई 6 + 6 जो फार्मूला होता है हम लोग का, दो रेजिस्टेंस पैरेलल का R1 R2 बाई R1 + R2, उससे हमको दिखाई दे रहा है कि 6 1 और दो 6 ओम को अगर पैरेलल में डाल के अगर देखेंगे तो उसका इक्विवेलेंट 3 आएगा। और अगर उसके साथ 6 अगर ऐड कर देते हैं या फिर सीरीज में डाल देते हैं तो 9 ओम आएगा। तो इसी के लिए कम्बिनेशन हमने देख लिया। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे जो कम्बिनेशन दे रखा है, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। ये जो फर्स्ट कम्बिनेशन दे रखा है हमने, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट है, आर इक्विवेलेंट 9 ओम है, उसके लिए दो रजिस्टर्स जो होगा वो शुड बी प्लेस्ड या शुड बी कनेक्ट इन पैरेलल, एंड
जो थर्ड वाला रजिस्टर होगा वो उसको सीरीज में डालना होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया एक रजिस्टेंस 6 ओम के रजिस्टर को बाहर रख दिया है, और 6 ओम के रजिस्टेंस को क्या कर दिया है हमने, तो दोनों का पैरेलल में डाल दिया है। तो इस दोनों का पैरेलल का जब काम करेंगे तो यहाँ पे हमने पैरेलल का काम किया है, तो इस पैरेलल काम का जो फार्मूला होता है R1R2/R1+R2। तो यहाँ R1R2 तो सेम ही है, तो 6 × 6/6 + 6, तो ये 3 आ गया। और प्लस ये जो 6 ओम है, तो ये जो यहाँ पे जो मेरा आया है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे जो आया है 6 और 6 का इक्विवेलेंट 3, और ये 6 के साथ एक दूसरे के साथ सीरीज में आ गया। अब इसको ऐड करेंगे, मतलब सीरीज का ऑपरेशन करेंगे, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, तो 6 + 3 = 9 हो, यानी ये मेरा काम बन गया। यानी ऐसे कम्बिनेशन में एक मेरा सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि इस तीनों को ऐसे कंबाइन करेंगे या ऐसे अरेंज करेंगे कि मेरा रिजल्टेंट 4 ओम है। तो अब बताओ भाई 4 ओम कैसे करेंगे। तो 4 ओम के करने के लिए देखो, 6 ओम 6 ओम और 6 ओम है। तो अगर एक 6 ओम लेते हैं तो वो तो ये 4 ओम से ज़्यादा ही है, यानी सीरीज कम्बिनेशन ऐसे मेरा काम नहीं चलेगा। तो अगर हम सपोज मान लेते हैं, अगर खुद से देखते हैं कि अगर तीनों को पैरेलल में कर देते हैं, तो तीनों को पैरेलल में करेंगे तो और भी नहीं होगा, उसमें 2 ओम ही होगा, 1/6 1/6 1/6। तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो हम देखते हैं कि अगर सपोज 6 ओम को अगर सीरीज में जोड़ देते हैं तो उसका इक्विवेलेंट 12 आता है, और एक 6 जो ओम होगा, ठीक है, उसका टोटल का पैरेलल कर देंगे, तब क्या होगा, तब मेरा काम बन सकता है। तो यहाँ पे हमने वही करा है कि 6 ओम का रेजिस्टेंस है, इस दोनों को क्या किया है, एक दूसरे का सीरीज में डाल दिया है, और इसका जो भी इक्विवेलेंट आएगा उसके साथ पैरेलल बना दिया, जो तीसरा वाला 6 ओम है। तो यहाँ पे देखो, तो 6 और 6 का 12 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 6 अलग से है। तो अब 12 और 6 का अगर हम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 6 × 12/6 + 12 = 72/18, ये आ जाएगा 4 ओम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, तो सेकेंड वाला भी मेरा सॉल्यूशन इजीली बन गया कि सेकेंड वाले के कंडीशन केस में क्या है, तो 4 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जो कि हमको पता चल गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही पूछते हैं, तो इसको एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। और एक और भी कंडीशन बनाया जा सकता था इसमें, कि अगर बोल देता कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, संटिंग केस ले लेते हैं। तो संटिंग वाला केस में मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप खुद देख लो क्या करते हैं। अगर संट कर देंगे, एक संटिंग का मतलब क्या होता है कि जिस भी रेजिस्टेंस को संट करते हैं वहाँ पे करंट क्या होता है, बाईपास कर जाता है, ठीक है। तो बाईपास करके क्या हो जाएगा, आगे चल जाएगा। तो आप इसका इक्विवेलेंट 12 ओम भी बना सकते हो, या फिर डायरेक्ट सिर्फ 6 ओम भी बना सकते हो। तो और भी तरीके से आप खुद से सोच सकते हो, ठीक है। और अगर आपको उसको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन्स आर रेटेड एट 10 watt. How many lamps are connected in parallel with each other across two wires 220 volt line if the maximum allowable current is 5 एम्पियर। ओके, तो सबसे पहले देखा, हम कुछ बल्ब बना रहा है, ठीक है, फैक्ट्री में कोई बल्ब बन रहा है, और वो बल्ब किसके लिए बन रहा है, तो 220 वोल्ट के लिए बन रहा है, ठीक है। और उसका रेटिंग है 220 वोल्ट, एंड उसका पावर जनरेट मतलब कितना है, फिक्स करके रखा है, तो 10 वाट पे, ठीक है। यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक 10 वाट का बल्ब मार्केट से खरीद के लाए जिसका रेटिंग है 220 वोल्ट, ठीक है। इसको रेटिंग को हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि पावर और वोल्टेज में रेटिंग हम देखते हैं, तो 220 वोल्ट एंड 10 वाट का रेटिंग हम लोग बोल सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो देख लें कि ये बल्ब जो हम लोग ला रहे हैं खरीद कर, या फिर जो क्वेश्चन में दे रखा है उसमें कितना करंट, वो कितना करंट को झेल सकता है, या उस बल्ब के पास कितना रेजिस्टेंस है। तो वहीं हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है कि बल्ब डिजाइन रेटिंग जो है वो 220 वोल्ट और 10 वाट है। ये कंपनी में बना और आया, फैक्ट्री में बन के आया। उसके बाद बोल रहा है, तो अभी हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे कि ये बल्ब कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर सकता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब जो हो गया वो क्या होगा, तो हमको पता है पावर V² R होता है, तो R हम आसानी से इसमें बना सकते हैं। तो R जब आसानी से बनाएंगे तो R भी कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, तो V²P, और B कितना है 220 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10 वाट। ओके, अब हम लोग को रेजिस्टेंस तो पता चल गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये कितना मैक्सिमम करंट को झेल सकता है। तो करंट टॉलरेटेबल
जो करंट निकालेंगे इसी से निकालेंगे, तो आई कितना हो जाएगा, तो पी बाई भी हो जाएगा। फार्मूला हमको पता है, पावर इक्वल्स टू आई इंटू भी होता है। तो पावर कितना है, 10 वाट का है, और इसका वोल्ट कितने वोल्टेज पर डिजाइन किया है, तो 220 वोल्ट पर, यानी 1/22 एम्पियर के करंट को ये क्या कर सकता है, झेल सकता है। उससे ज़्यादा होगा तो ये क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, देख लीजिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट आपको गिवन है कि मैक्सिमम करंट सर्किट में कितना दिया जा रहा है, जो कि बैटरी लगा कर या एक्सटर्नल सोर्स से, तो वो 220 वोल्ट ही दिया जा रहा है। ठीक है, और वो मैक्सिमम वोल्टेज से वो जो करंट उसमें ड्रॉ करेगा वो 5 एम्पियर का करंट ड्रॉ करेगा। यानी यहाँ पे जो करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है, कब, जब हम कनेक्ट करते हैं 220 वोल्ट का। अब देखो, जो करंट जो यहाँ पे दे, सॉरी, वोल्टेज जो दे रखा है वो 220 वोल्ट पे ही दे रखा है, और ये बल्ब भी डिजाइन हुआ है 220 वोल्ट। तो इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग एक दूसरा तरीका भी देखेंगे। तो अब हम लोग को क्या देखना है कि इस आउटपुट के, ये एक्चुअली जो गिवन कंडीशन है, इस गिवन कंडीशन के लिए जो सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये तो ऑलरेडी मेरा गिवन है, तो ये 5 एम्पियर और ये 220 वोल्ट। तो 5 एम्पियर 220 वोल्ट के लिए जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना हो रहा है, तो आर इक्विवेलेंट हम लोग निकाल देंगे इक्विवेलेंट सर्किट से। तो V बाई आई हो जाएगा, तो V कितना हो गया, 220 वोल्ट, जो कि बैटरी प्रोवाइड कर रहा है, और बैटरी प्रोवाइड कर रहा है उससे मैक्सिमम करंट कितना कैपेबल है, तो इतना है। तो इसका मतलब ये है कि 44 एम्पियर का, सॉरी 44 ओम का रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, सपोर्ट करेगा इस 5 एम्पियर वाले करंट को, या और 220, यानी 220 वोल्ट और 5 एम्पियर को से हमको क्या आया, 44 एम्पियर। अब ये जो 44 एम्पियर है यही तो है एक्सटर्नल सर्किट में आ रहा है ना, जो इसको कैरी कर रहा है, इस करंट और इस वोल्टेज को कैरी करवा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जितना भी ये बल्ब जो लगाया है, ठीक है, इस एक बल्ब का रेजिस्टेंस ये है, एक बल्ब का रेजिस्टेंस मेरा ये है, यानी अब हमको आउटर सर्किट में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना है। यानी अगर हम एन बल्ब मान लेते हैं, तो एन इंटू दिस वो किसके बराबर होना चाहिए, 44 के बराबर होना चाहिए, तो मेरा नंबर ऑफ बल्ब का हिसाब किताब निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम उसी को हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो बल्ब जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टर तो यही है जो 44 ओम का। तो हम मान लेते हैं कि एन नंबर ऑफ बल्ब है जो कि इतना 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 रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करा के और इक्विवेलेंट हो जाएगा इसके। तो वही हमने यहाँ पे क्या रखा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे लिखा है फॉर दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 44 ओम विच इज़ गिवन बाई बल्ब ऑफ इक्वल रेजिस्टेंसेस। तो आर बी क्वेश्चन इतना दिया हुआ है, तो मान लो कि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एन इक्वल बल्ब है। अब हम लोग को पता है कि ये सारा किस में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पैरेलल में जोड़ना है। तो जब इक्वल रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो आर बाई एन हो जाता है, ये हम लोग को ऑलरेडी पता है। तो डायरेक्ट वहीं आर बाई एन कर दिए, और आर इक्विवेलेंट ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक है, सॉरी एक मिनट, यहाँ इसको आर इक्विवेलेंट हम लोग ऑलरेडी क्या कर लिए हैं, हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो दे रखा है आर इक्विवेलेंट ऑलरेडी यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो बस आर कितना आया है, तो आर एक बल्ब का रेजिस्टेंस है, तो एक बल्ब का रेजिस्टेंस हमने यहाँ से लाया और यहाँ पे पुट कर दिया, एन नीचे हो गया, नंबर ऑफ बल्ब हो गया 44। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो मेरा आंसर जो आएगा, आंसर आएगा वो मेरा कितना आएगा, तो 110 आएगा। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। ठीक है, तो आंसर जो मेरा आएगा वो कितना आएगा, 110 बल्ब आएगा। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगर समझ में कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो एक बार अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हॉट प्लेट है, किसका है भाई, देख, इलेक्ट्रिक ओवन का। इलेक्ट्रिक ओवन कोई रखा है, उसमें हॉट प्लेट है जो कि कनेक्ट हो रहा है 220 वोल्ट, यानी 220 वोल्ट लाइन पे कनेक्ट हो रहा है। और ये जो कनेक्शन हो रहा है वो 2 रेजिस्टेंस कॉइल पे हो रहा है, यानी कॉइल ए और कॉइल बी 2 रेजिस्टेंस का कॉइल है, यानी हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। उसका बोल रहा है कि ईच ऑफ द 24 ओम, बोल रहा है कि ईच ऑफ द 24 ओम रेजिस्टेंस विच मे बी यूज सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल, उसको हम लोग सेपरेटली यूज कर सकते हैं। व्हाट आर द करंट इन 3 केसेस, तो बताइए कि 3 केसेस में उसका करंट में कैसे रीडिंग निकालेंगे।
तो देखो इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम लोग इंडिविजुअली उसको या फिर अलग अलग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग यूज़ कर सकते हैं तो या तो हम उसको एक ही यूज़ कर ले या फिर दोनों का यूज़ कर ले। तो जब एक ही यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट एक ही रेजिस्टेंस लगा के इसमें ए और बी एक नोड बनाएंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ए और बी का नोड बनाएंगे। और जैसे ही ए और बी का नोड बना लेंगे तो हम लोग यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करके और इसी में करंट फ्लो करा देंगे। ठीक है, तो हमको समझ में आ जाएगा। तो या फिर इसको दूसरे कंडीशन में हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो है ना, एक जैसे कि अभी हमने संटिंग का केस बताया था, वही है शॉर्ट सर्किट जो हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे 24 ओम को लिया, दो 24 ओम को लिया, लेकिन एक को शॉर्ट सर्किट कर दिया। तब एक को शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो ये जो 24 ओम वाला है ना रजिस्टर, इसमें करंट फ्लो मतलब नहीं जाएगा। यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे अगर इधर अगर कनेक्ट कर रखा है अगर बैटरी, तो करंट इधर से इधर आएगा, करंट इधर से इधर आएगा और इधर नहीं जाके वो नीचे से वाले डायरेक्ट वायर में जाएगा और ऊपर से जाके फिर ये वाला सिर्फ ओम 24 ओम में करंट जाएगा और सर्किट को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, अगर इस कंडीशन में अगर करंट का वैल्यू देखें तो पोटेंशियल तो 220 वोल्ट ही है, तो आई इक्वल्स टू वी बाई आर हो जाएगा। और एक ओम को ले लिए तो दोनों कंडीशन में कर सकते हैं, या तो इस कंडीशन में कर सकते हैं या फिर इस कंडीशन में कर सकते हैं। तो ये मेरा 55/6 एम्पियर हो गया फर्स्ट कंडीशन के लिए कि ऐसा अरेंजमेंट करेंगे तो इतना आंसर आएगा करंट का। अगर सपोज मान लो कि दोनों ले लिए और दोनों को सीरीज में ही जोड़ दिए, 24 और 24 सीरीज में ही रख दिए, और यहाँ पे इस एंड पे क्या एक बैटरी मतलब इस एंड और इस एंड को कनेक्ट किए और बैटरी लगा दिए। ठीक है, ये ए एंड है, ये बी एंड है, हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, कोई बात नहीं है। तो इस कंडीशन में करंट जो आएगा, तो सबसे पहले ये दोनों करंट जो भी इधर जाएगा वही करंट इधर जाएगा, यानी दोनों सीरीज में है। तो जब दोनों सीरीज में है तो इसमें अगर हम लोग नेट रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर देखेंगे तो ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो वही हमने सम करके यहाँ पे लिख दिया है, और ये मेरा हो गया है टोटल जो अप्लाइड वोल्टेज है। तो बैटरी वोल्टेज 220 डिवाइडेड बाई इसमें क्या हो गया मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 48। तो इसमें मेरा ये आंसर है। थर्ड कंडीशन हो सकता है कि दोनों को क्या करते भाई, तो पैरेलल में जोड़ देते। ये पैरेलल में जोड़ा हुआ है और यहाँ पे हमने बैटरी को कनेक्ट करना है। ठीक, तो बैटरी की 220 वोल्ट हो गया। आप इसको पैरेलल में देखेंगे तो पैरेलल का यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख रखा है, तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा ये 48 हो जाएगा। तो 24 2 जा 48 एंड 12, तो 12 आ जाएगा। तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। तो आई होप ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है स्टूडेंट्स, कंपेयर द पावर यूज इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। ये सर्किट फर्स्ट है, ये सर्किट सेकंड है। दोनों सर्किट में 2 ओम में जो 2 ओम रजिस्टर्ड है ना, इसमें पावर कंजप्शन हमको निकालना है। ठीक है, और फर्स्ट वाले कंडीशन में 6 वोल्ट का बैटरी को कनेक्ट कर रखा है, सेकंड वाले में 4 वोल्ट के बैटरी को कनेक्ट कर रखा है। सेकंड वोल्ट में जो मेरा रजिस्टर है वो 2 ओम और 12 ओम का है, और फर्स्ट में 1 ओम और 2 ओम का। चलो भाई देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमको करंट देखना पड़ेगा इस टोटल में कितना जाएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में हमको क्या पूछना है, पावर पूछा है। तो टोटल करंट निकाल देंगे। तो टोटल करंट निकालने के लिए वोल्टेज डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट हो गया। तो ये सीरीज में है तो 1 + 2 इक्वल 3। तो करंट इसमें कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर का करंट जाएगा। तो इस कंडीशन में कितना पावर कंज्यूम होगा, तो पावर कितना होता है, तो I² R। तो I हमको निकल गया है, क्योंकि इसमें जितना करंट जाएगा उतना ही करंट इसमें जाएगा। तो I निकल गया, तो I² × R। तो I² × R यानी इसमें कितना पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा या पावर इसमें कितना कंज्यूम होगा, हम लोग बोल सकते हैं तो 8 वाट का। ठीक है, सेकंड केस में देखते हैं कि सेकंड केस में भी हमको क्या करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज है, अब हम लोग जानते हैं कि पैरेलल केस में वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे कि अभी सीरीज वाले केस में करंट कांस्टेंट है, इस वाले केस में वोल्टेज कांस्टेंट है, यानी इसमें भी 4 वोल्टेज है और इसमें भी 4 वोल्टेज है। तो इस कंडीशन में अगर पावर कंजम्पशन निकालेंगे 2 ओम वाले में तो कितना हो जाएगा, V² क्योंकि V तो कांस्टेंट है, तो V² करेंगे, R कौन सा लेंगे, तो 2 ओम वाले में लेंगे, बस इसमें निकल जाएगा। तो इसमें भी 8 ओम आएगा, 8 वाट आएगा। यानी दोनों कंडीशन में कोई भी पावर कंजप्शन में फ़र्क नहीं है, यानी P1 = P2। अगर P1 और P2 मान लेते हैं तो P1 = P2 ले देंगे, और दोनों में कंपेयर करेंगे तो कोई भी डिसबैलेंस नहीं है, दोनों में सेम ही है। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको, अच्छे से देख लीजिए इसको एक बार। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। आई होप 5 आ गया। ओके,
क्वेश्चन नंबर 5 में है दो लैंप्स है, दो लैंप है या फिर बल्ब, आप समझ सकते हो, ठीक है। टू लैंप्स, वन रेटेड, एक का रेटिंग इतना दे रखा है, दूसरे का रेटिंग इतना दे रखा है, और दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है टू अदर इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, और अलग इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई से मतलब दोनों को अलग अलग में कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। टू लैम्प्स, वन रेटेड इतना एंड अदर रेटेड इतना आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अदर इलेक्ट्रिक मेन। चलिए इलेक्ट्रिक मेन से कनेक्ट कर रखा है, तो पूछा है व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, तो इस लाइन में कितना करंट ड्रॉ होगा इफ सप्लाई वोल्टेज, यानी अगर सपोज मान लो कि एसी का वोल्टेज या कोई भी जो वोल्टेज सप्लाई कर रहा है, यहाँ पे बैटरी नहीं दे रखा है तो इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 220 वोल्ट सप्लाई दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं L1 L2 लिख लिया कि लैंप 1 है, लैंप 2 है, तो लैंप 1 में कितना, यानी बल्ब 1 में या लैंप 1 बोल सकते हैं, कितना रेजिस्टेंस वो देगा सर्किट को, तो R1 V स्क्वायर बाई पी लिख देंगे डायरेक्ट। तो ये R1 का रेजिस्टेंस हो गया, ये R2 का रेजिस्टेंस होगा सिमिलरली, तो V स्क्वायर बाई पी के केस में इसमें 60 वाट है, ठीक है। अब दोनों का इसमें हमने क्या कर दिया, अब स्टूडेंट यहाँ पे सर्किट बना दिया था। ये मान लिया कि लैंप 1 है, ये लैंप 2 है, ओके ये लैंप 1 है, यहाँ पे हमने ओके ये लैंप 1 हो गया, ये लैंप 2 हो गया, तो लैंप 1 में R1 रेजिस्टेंस हो गया, लैंप 2 में R2 रेजिस्टेंस हो गया, ओके। तो अब देखिए, तो अब क्योंकि करंट यहाँ से जो भी चलेगा, आई करंट मान लीजिए, तो आई करंट जो भी चलेगा तो यहाँ पे स्प्लिट होगा, यानी यहाँ का पोटेंशियल, यानी ये दोनों कम्बिनेशन जो है ये पैरेलल 220 वोल्ट पे पड़ा हुआ है बेचारा। तो 220 वोल्ट पे जब पड़ा हुआ है तो इसमें आर इक्विवेलेंट सबसे पहले निकालेंगे, तो आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, और आर इक्विवेलेंट जब निकाल लिया तो इसमें हमको क्या करना है, हमको तो करंट ही देखना है ना, तो करंट हम लोग को आसानी से मिल जाएगा, आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा, वोल्टेज है ही, तो कितना हो जाएगा आई इक्वल टू बी बाई आर। तो बी हमने 220 ऑलरेडी देखा है, गिवन है, 220 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना आया, तो यहाँ पे कैलकुलेट करो, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेशन से हमको रेजिस्टेंस जो आएगा वो इतना आएगा। तो हमको करंट जो आया है वो कितना आया है, 0.72 आया है कैलकुलेशन, आपका कैलकुलेशन। इसको हम और एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, यह थोड़ा सा लंबा हो गया। अब ऐसा इस मेथड से हम लोग इसलिए बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में सिमिलर दे रखा है। जैसे यहाँ पे देखिए कि वोल्ट जो बैटरी है, सॉरी जो बल्ब है या फिर जो लैंप है वो डिज़ाइन ही किया गया है 220 वोल्ट पे, और इसको सप्लाई भी 220 वोल्ट पे दिया दे रहा है, यानी डायरेक्ट हम करंट इधर से ही निकाल के दोनों को क्या करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है तो दोनों में अलग अलग करंट जा रहा है, तो नेट करंट क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। तो अगर हम लोग देखेंगे तो इस वाले कंडीशन में ही हम लोग I1 अगर निकालेंगे तो I1 कितना हो जाएगा, तो आप बता सकते हो। अब देखो इस कंडीशन में वोल्टेज तो इतना ही है, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस हम ऑलरेडी निकाल लिए, तो आई क्वेश्चन बी बाई आर हो जाएगा, तो बी कितना है, बी 220 बाई आर कितना हो गया, तो 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, तो ये इतना हो गया। तो इस कंडीशन में एक से एक कट गया, तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 220, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये ऐसा हम लोग कर सकते हैं, तो 5/11, तो ये एक एम्पियर आ गया I1। सिमिलरली I2 भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो I2 कितना करेंगे भाई देख लो, तो I2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस वही सिमिलरली, तो इसमें भी 220 बाई 220 का स्क्वायर, आर इसका R2 है, बाई 60, तो इसको अगर हम काम करेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 220, तो इससे से काट लो, ये कितना है 3/11 आ गया, यानी ये दोनों आ गया। अब दोनों को क्या करो, तो 3/11 और 5/11, तो 8/11 आ गया। तो 8/11 को अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो ये भी कितना आएगा, 0.72 ही आएगा। देख लो 11 7 जो 77, तो लगभग आ गया आपका, ठीक है। तो आपको इस तरीके से भी इसको बना सकते हो, देख लो यहाँ पे हमने छोटा कर दिया, तो ये ऐसा इसलिए बनेगा क्योंकि ये दोनों सेम ही वोल्टेज पे डिजाइन भी किया गया है और सप्लाई भी किया गया है, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है स्टूडेंट, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉज 15 एम्पियर करेंट, ओके, फ्रॉम द मेंस सप्लाई से जो 15 एम्पियर करंट क्या कर रहा है, ले रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि और कितने
देर के लिए ले रहा है तो 2 घंटे के लिए ले रहा है। तो बता रहे हैं कि कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप इन द हीटर। अब बताइए, हीटर का काम ही है हीट को डेवलप करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखेंगे हीट में एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है। तो जो गिवन है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, जो गिवन है वहाँ हमने यहाँ पे लिख दिया, रेजिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, और यहाँ पे मेरा क्या दे रखा है, 15 एम्पियर का करंट दे रखा है, ठीक है। ओके, तो 15 एम्पियर का करंट दे रखा है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हीट कितना डेवलप होगा। हमको पता है कि हीट कितना डेवलप होता है सर्किट में, आई स्क्वायर आर टी। तो आई स्क्वायर आर टी से हमने यहाँ पे रख लिया। आई कितना दिया हुआ है ऑलरेडी, आर कितना है दिया हुआ है ऑलरेडी, और टाइम भी दिया हुआ है। तो हमने यहाँ टाइम को क्या कर दिया, चेंज कर दिया सेकंड में। खैर इसका कोई ज़रूरी है नहीं, फिर भी देख लेते हैं। तो अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे हमने काम कर लिया इसको। अब हमको क्या करना है, रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी निकालना है, या फिर रेट ऑफ हीट निकालना है। तो रेट ऑफ हीट, यार हीट इज नथिंग बट एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो रेट ऑफ हीट करने का मतलब क्या है, रेट ऑफ एनर्जी निकालना है। तो रेट ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो पावर होता है। तो पावर कितना होगा, तो H/T, हीट बाई टाइम। कितने टाइम के लिए है, तो 2 घंटे। तो ये दोनों कट गया तो बच गया, इसको कैलकुलेट करके लिख देंगे तो इतना। यानी कहने का मतलब ये है पावर कितना कंज्यूम हो रहा है पर सेकेंड, तो 1800 जूल का पावर कंज्यूम हो रहा है फॉर दिस कन्फिग्रेशन। तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें इसको हम इरेज कर दें थोड़ा सा पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या दे रखा है भैया, चलो आगे में नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे हो गया ना सारा काम। ओके, इसको हटा दो। चलो अब हम लोग देखते हैं भैया यहाँ पे क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है स्टूडेंट्स कि अ बैटरी ई, एक ई बैटरी है यहाँ पे। ए बैटरी इज कनेक्टेड टू 3 आइडेंटिकल लैम्प्स। ये एक पी लैम्प है, एक क्यू लैम्प है, एक आर लैम्प है, ठीक है, एज वन इन द फिगर। इनिशियली द स्विच एस, यही स्विच है यहाँ पे जो दे रखा है, स्विच एस यहाँ पे ओपन है, ठीक है, इज केप्ट ओपन, ठीक है, ओपन है भाई, समझ में आ गया। लैम्प पी एंड क्यू दिया हुआ है। लैम्प पी एंड क्यू आर ऑब्जर्व टू ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस। क्यों, क्योंकि ये ओपन है तो जो भी करंट जाएगा इसमें से, जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट इसमें जाएगा। तो करंट के हिसाब से ये जितना, क्योंकि आइडेंटिकल है तो जितना वोल्टेज इसमें ड्रॉ करेगा उतना ही वोल्टेज इसमें ड्रॉ करेगा। करेस्पॉन्डली कि जितना ग्लो ये करेगा उतना ही ग्लो ये कितना, यानी दोनों का ब्राइटनेस इनिशियली सेम है। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट स्विच अब क्लोज कर देता है। हाउ विल ब्राइटनेस ऑफ द ग्लो ब्राइटनेस ऑफ ग्लो ऑफ बल्ब पी एंड क्यू विल चेंज। अब बताना है कि पी और क्यू कैसे चेंज करेगा अगर ये इसको क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। चलो भाई, तो जैसे ही कनेक्ट कर दिए तो क्या हो गया, अब पी और क्यू, सॉरी पी क्यू और आर जो हो गया वो किस में आ गया, तो एक दूसरे के पैरेलल में आ गया। ओके, अब हमको पता है कि तीनों आइडेंटिकल है, यानी अगर हम आर 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 भी ले लेते हैं तो क्या होता है, पहले जो रेजिस्टेंस था उससे रेजिस्टेंस, अब नेट रेजिस्टेंस कम आएगा। कैसे देख लो, यहाँ पे हम एक तो छोटा सा ले ही लेते हैं। जैसे मान लिया कि पहले इनिशियल कंडीशन में देखते हैं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं पहले। तो इनिशियल कंडीशन में देखते हैं आर आर, तो मान लो कि आर और आर है क्योंकि ये स्विच ओपन है, तो आर और आर को देखेंगे तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2R आएगा। तो उस कंडीशन में, इनिशियल कंडीशन में हम यहाँ छोटा सा ब्रैकेट लेके आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो करंट जो आएगा सर्किट में कितना हो जाएगा, तो E/2R, आर हम एज्यूम करिए, ठीक है। अब यही करंट इसमें जाएगा और यही करंट इसमें जाएगा, तो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये ग्लो करेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, क्योंकि सर्किट क्लोज हो चुका है, क्योंकि सर्किट क्या हो गया, क्लोज हो चुका है। तो सर्किट जैसे ही क्लोज चुका है तो इसका भी आर रेजिस्टेंस है, इसका भी आर रेजिस्टेंस है। पहले ये रेजिस्टेंस काउंट नहीं हो रहा था क्योंकि ये इसमें करंट जा ही नहीं रहा था, तो इसीलिए डायरेक्ट ये और ये रेजिस्टेंस टोटल इक्विवेलेंट में रेजिस्टेंस में काउंट हो रहा था, ठीक। तो अब तो करंट इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, तीनों मतलब हर तीन, इस वाले ब्रांच में भी जाएगा और इस वाले ब्रांच में भी जाएगा। तो दोनों सारे ब्रांच का जो भी रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी इस केस में जो आर इक्विवेलेंट अब निकालना पड़ेगा वो कितना होगा स्टूडेंट, तो आर और आर का कितना होगा, R/2 हो गया, और इसका कितना हो गया, आर हो गया, यानी 3R/2। अब बताइए, पहले 2R था अभी 3R/2, तो पहले 2R था अभी 1.5R आ गया। यानी कहीं ना कहीं टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब क्या हो गया, सेकेंड वाले कंडीशन में डिक्रीज कर गया। इसका मतलब ये है कि करंट मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो करंट इंक्रीज करेगा। अब करंट जैसे ही इंक्रीज करेगा तो इस केस में
करंट इंक्रीज कर जाएगा, यानी पी वाले जो बल्ब है उसमें वोल्टेज ज़्यादा सप्लाई होने लगेगा। तो जब वोल्टेज ज़्यादा सप्लाई होने लगा तो पी का जो ग्लो होगा, ब्राइटनेस होगा, वो पहले वाले ब्राइटनेस से ज़्यादा होने लगेगा। अब करंट जो भी यहाँ पे आया, अब ये करंट इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में स्प्लिट करेगा। समझ में आ रही बात? यानी करंट अब आर में भी जा रहा है और क्यू में भी जा रहा है, यानी पहले से जो करंट इसमें जाएगा अब सिंपली कम ही जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्यू का अब जो ब्राइटनेस है वो पहले के ब्राइटनेस से कम हो गया। सॉरी, हाँ सही है, क्यू का ब्राइटनेस पहले से ब्राइटनेस से कम हो गया, लेकिन पी का ब्राइटनेस है वो पहले के ब्राइटनेस से ज़्यादा हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देख लीजिए, अगर कोई भी दिक्कत होगा तो पीछे से हल्का सा पीछे चले जाइए, उसके बाद देखिए समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ओके, आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमने फिगर को गंदा कर दिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, वहीं हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हेन एस इज ओपन सेम करंट इज पासिंग इन पी एंड क्यू एंड सिंस ऑल आर आइडेंटिकल लैम्प्स देन पी एंड क्यू हैव द सेम ग्लो। ओके, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, जो एस क्लोज हो जा रहा है, तो क्यू आर बिकम्स इन पैरेलल, क्यू आर पैरेलल में होगा तो नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो पहले से डिक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण करंट जो होगा पी में वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा उसमें ड्रॉप करेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ब्राइट हो जाएगा वो। ठीक है, लेकिन सेकेंड वाले केस में वो करंट स्प्लिट करेगा, करंट का वैल्यू कम होगा, वोल्टेज भी कम ड्रॉ करेगा दोनों में, और उसके करस्पॉन्डिंग उसका जो ग्लो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या रखा है, तो लास्ट क्वेश्चन में हमने रखा है कि 3 टाइप का स्विच बल्ब है, B1 B2 B3, और तीनों आइडेंटिकल है। कनेक्ट किया है, जो फिगर में हमने यहाँ पे दिखा रखा है। यहाँ पे 3 एमीटर दे रखा है। एमीटर जो क्या होता है कि A1 A2 A3, एमीटर का काम यही है कि वो सर्किट में करंट के वैल्यू को मेजर करता है। ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर भी होता है, तो गैल्वेनोमीटर का भी काम क्या होता है कि एमीटर को ही करंट को भी मेजर करना। लेकिन दोनों में बेसिक अंतर ये होता है कि जो एमीटर जो करंट को मेजर करता है वो यूनि डायरेक्शनल करंट को मेजर करता है, यानी एक ही डायरेक्शन के करंट को मेजर करेगा। एंड ये थोड़ा से बड़े वाले करंट को मेजर करता है, जबकि गैल्वेनोमीटर जो होता है वो छोटे वाले करंट को मेजर करता है, यानी बहुत छोटा छोटा जो करंट होगा उसको मेजर करेगा, और ये बड़े वाले करंट को मेजर करेगा। ठीक है, यानी हम ऐसे एग्जांपल के लिए बोल सकते हैं ये 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर को मेजर करता है एमीटर, और जो 1 एम्पियर से कम होगा 0 पॉइंट समथिंग एम्पियर या 0.5 एम्पियर, तो उसको जनरली वो हम लोग बोल सकते हैं गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर का एक और बेसिक अंतर ये होता है कि गैल्वेनोमीटर जो होता है वो बाई डायरेक्शनल करंट को मेजर करता है, यानी लेफ्ट से भी राइट से भी, यानी इसमें डिफ्लेक्शन जो होगा वो लेफ्ट और राइट दोनों में होता है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे बता देते हैं कि एमीटर है ना, तो एमीटर का जो निडल होगा वो कुछ ऐसा होगा और वो सिर्फ ऐसे जाएगा। ठीक है, लेकिन गैल्वेनोमीटर का जो नल पॉइंट होता है, इसका नल पॉइंट यहाँ पे होता है, ये एमीटर है, एमीटर, और गैल्वेनोमीटर का जो नल पॉइंट होता है वो बीच में होता है, तो ये इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। ये है गैल्वेनोमीटर। ओके, अब एक और चीज़ समझ लो कि एमीटर हमेशा क्या होता है, सर्किट में सीरीज में ही जोड़ा जाता है, क्योंकि हमको पता चलता है कि उसमें कितना करंट को ड्रॉ कराएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं आगे। ओके, तो क्वेश्चन में बोल रखा है, पहले क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, और क्वेश्चन में बोला है कि A1 A2 A3 जो है वो 3 एमीटर लगा हुआ है तीनों ब्रांच में, इस ब्रांच में लगा हुआ है, इसमें और इसमें, और एक और नीचे है जो A एमीटर लगा हुआ है वो ये भी लगा हुआ है। ठीक है, तो बोला है कि व्हेन ऑल द बल्ब्स ग्लो, जब तीनों बल्ब मैंने जितना भी बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, उस समय क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 एम्पियर का करंट रिकॉर्ड किया जा रहा है, कि ये वाला है सबसे जो नीचे लगा हुआ है एमीटर। ठीक है, तब बताना है कि ये तीनों कंडीशन है। तो सबसे पहले जो इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन के हिसाब से पहले पैरामीटर हम सेट कर लेते हैं। तो क्योंकि इनिशियल कंडीशन में मेरा 3 एम्पियर नेट करंट 3 एम्पियर का है, तो इसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कि इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो वहीं हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख रखा है कि 3 एम्पियर करंट के लिए सर्किट में, और यहाँ पे सर्किट में कितना दे रखा है, वोल्टेज 4.5 वोल्ट दे रखा है, तो इसमें हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनिशियल कंडीशन में निकाले हैं, तो 1.5 एम्पियर आया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल सर्किट का। ठीक है, अब क्योंकि तीनों सर्किट क्या है, तीनों जो अप्लायंस लगा हुआ है, जो लैंप लगा हुआ है वो आइडेंटिकल है, तो कोई एक लैंप का हम लोग रेजिस्टेंस R मान लेते हैं,
तो उसके बाद हम लोग इसका काम करते हैं, तो 1/r इक्वलेंट 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 लिखते हैं और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3/r होगा। और यहाँ पे r इक्वलेंट हमने 3/2 1.5 निकाल दिया, यानी r इक्वलेंट 3/2 है, तो 1/r इक्वलेंट कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो वहीं यहाँ पे हमने 1/r इक्वलेंट 2/3 लिखा। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये r का वैल्यू कितना आएगा 4.5 एम्पियर आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 4.5 एम्पियर, सॉरी 4.5 ओम आ रहा है और मेरा वोल्टेज कितना है 4.5 ओम। ओके, इसका मतलब ये है कि ये R जो है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, यानी हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस है, यानी हर एक बल्ब में कितना करंट जा रहा है। अब क्योंकि ये तीनों पैरेलल में है, तीनों क्या है, ये तीनों मेरा पैरेलल में है, तीनों बल्ब 1 बल्ब 2 और बल्ब 3 तीनों पैरेलल में है, तो तीनों पैरेलल करने में क्या होगा, जो भी वोल्टेज सप्लाई होता है वो तीनों बल्ब के लिए सेम होता है, यानी हर एक बल्ब में कितना करंट जा रहा है, तो 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। क्यों, क्योंकि टोटल करंट 3 है। ठीक है, वैसे हम लोग निकाल भी सकते हैं, तो अगर हर एक बल्ब में करंट निकालेंगे तो कितना होगा, तो बल्ब का रेजिस्टेंस, बल्ब में वोल्टेज डिवाइडेड बाय बल्ब का रेजिस्टेंस, तो बल्ब कितने वोल्टेज पे पड़ा है बेचारा 4.5 और बल्ब का रेजिस्टेंस भी 4.5 पे है, तो इसीलिए हर एक बल्ब में जो करंट ड्रॉ हो रहा है वो 1 एम्पियर का करंट ड्रॉ हो रहा है। तो ये तो इनिशियल कंडीशन से हमने जो भी पैरामीटर था वो सेट कर लिया। अब क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन अब फर्स्ट में यहाँ पे जो दे रखा है, इसमें दे रखा है स्टूडेंट कि अगर सपोज क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर व्हाट हैपन टू द ग्लो ऑफ द अदर टू व्हेन बल्ब B1 गेट फ्यूज्ड। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर B1 को फ्यूज कर दिया गया, यानी ब्रेक हो गया B1, तो बताना है कि दूसरे बल्ब पे क्या फर्क पड़ेगा उसका ब्राइटनेस पे, व्हाट हैपेंस टू द ग्लो ऑफ द अदर टू बल्ब्स। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, तो B1 क्या है, ये वाला है, तो ये इसको ब्रेक कर दीजिए। जब ब्रेक कर दीजिए तो इधर करंट नहीं जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल में है, तो इसमें तो करंट में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। B2 और B3 में अभी भी करंट तो जाएगा ही, भले B1 में नहीं जाए। ठीक है, यानी B2 और B3 में अभी भी करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो 1 एम्पियर का करंट ही फ्लो कर रहा है। इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ पे हमने ऑलरेडी दिखा रखा है, यहाँ पे है ऑलरेडी कि B1 तो फ्यूज हो जा रहा है, B1 मान लो टूट गया, B1 टूट गया, ब्रेक कर गया, फूट गया, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, B2 और B3 में तो अभी फूटा नहीं है, यानी इसमें तो करंट उतना ही जाएगा। तो जब इसमें करंट उतना ही जाएगा, करंट और बल्ब क्या आइडेंटिकल है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, और करंट सेमी जा रहा है, तो सेमी जा रहा है तो ग्लो भी क्या करेगा, सेमी जाएगा, पैरेलली ऑलरेडी लगा हुआ है ही। B2 जब फ्यूज करता है तो क्या होगा, तो B1 और B2 में भी सेम करंट जाएगा। अब इस कंडीशन में क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछ रखा है कि अगर B2 फ्यूज हो जा रहा है तो A1 A2 A3 और A का एमिट मतलब रेटिंग देना है। तो B2 फ्यूज कर गया तो इसमें तो करंट 0 हो गया, तो करंट B1 और B3 में तो सेम ही रहेगा जो पहले से आ रहा है, तो A1 ही 1 एम्पियर ही रहेगा। तो यहीं पे हमने लिख रखा है कि ये तो A1 में करंट तो ऑलरेडी है, A2 में करंट 0 है और A3 में करंट 1 एम्पियर है। तो इसको हम लोग अगर सम करेंगे, क्योंकि सारे करंट का रेटिंग यही देगा, तो उस समय 2 एम्पियर का रेटिंग देगा। ये उस क्वेश्चन में क्या दे रखा है स्टूडेंट कि कितना पावर डिसिपेट करेगा अगर सारा जलते रहे तब। तो जब सारा जलते रहे तो सारे तीनों वोल्टेज कितना, तीनों जो बल्ब है वो भी वोल्टेज पे है, तो डायरेक्ट भी इसको भाई आर इक्विवेलेंट कर लेंगे। उस कंडीशन में आर इक्विवेलेंट हम लोग ऑलरेडी 1.5 निकाल के रखे हैं, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो इसको देखिए, ये अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पर दिक्कत हुआ है तो इसको पीछे जाइए वीडियो में और फिर से देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, आप कोई भी क्वेरी होगा। ठीक है, और भी कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी नीडी स्टूडेंट है उन लोगों के पास पहुँच पाए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर देखेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे करंट का ही और बल्ब का ही, उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में चलेंगे और भी कुछ बहुत सारा क्वेश्चन देखते रहेंगे इसमें। ठीक है, और अभी हम लोग टू द पॉइंट कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे जिसमें आपका फ़ायदा हो जाए एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही रहते हैं। ओके, थैंक यू।